Okay, so good evening, all of you. I hope I'm audible और visible भी हूँ। तो कोई बता दो चैट में अनम्यूट करके ऑडिबल हूँ ना? यस सर। यस सर। चलिए, तो आज ऐसे ही मैं सोचा कि बच्चे बहुत सारे ग्रुप में ना रेगुलरली पोस्ट करते रहते हैं, सर क्या करें, कैसे करें, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, या ये ठीक रहेगा, नहीं रहेगा। तो मैं सोचा ठीक है, संडे संडे एक आधे घंटे का मीटिंग रख लिया करेंगे। इसमें कुछ क्वेरीज आपका हो एग्जाम से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड, जिसमें मैं हेल्प कर सकूं, है ना। तो अगर मैं हेल्प कर सकता हूं तो मैं अपने हिसाब से जो मुझे ठीक लगता है तो मैं वो एडवाइस दे सकता हूँ, सजेशन दे सकता हूँ। तो इससे क्या है कि कई बार मेरे अपने बच्चे भी जो हमारे कोर्स में है वो भी क्लास में, चूंकि मैं कोर्स पढ़ाता हूँ, तो वो भी ये जनरल क्वेरीज डिस्कस नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या स्कोप है। फिर इस तरह से मतलब ऐसे कुछ क्वेरीज रहते हैं। मैं सोचा एक डिस्कशन कर लेते हैं जिसमें आप भी बता सकते हो, कोई कोई आप में से भी कोई किसी दूसरे क्वेरी को सॉल्व कर सकता है। सो एक इस तरह हमने ये मीटिंग रखा है। तो अगर कोई कुछ क्वेरी हो आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं या चैट में भी बता सकते हैं। और आप में से कोई सजेशन दे सकता है वो देगा, या मैं अगर दे सकता हूँ तो मैं बताऊंगा कैसे क्या है। सो आई थिंक वन बाई वन स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे बारे में सबको पता ही है तो मुझे लगता है बताने की ज़रूरत है नहीं ना। तो कुछ पूछना है किसी को? जैसे अभी बच्चे सीयूईटी का एग्जाम दिए होंगे, अभी जैम का एग्जाम हुआ है, जैम का आई थिंक आईआईटीज में काउंसलिंग तो हो भी गई, लास्ट राउंड का बच्चा है मे बी। और उसके बाद सीसीएम में मतलब एनआईटी की काउंसलिंग चल रही है। नेट का एग्जाम अभी हुआ है ना। गेट का ये बाद में एग्जाम होगा, गेट का तो फेब में होता है जैम और गेट का। फिर भी जो लोग एस्पिरेंट है या जो कुछ भी क्वेरी है तो आप डिस्कस करो, मैं ट्राई करूंगा आंसर करने का। तो आप चैट में पूछ सकते हो या अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो, या कुछ बताना है तो भी बता सकते हो इस तरह से। कुछ पूछना है किसी को या ऐसे ही ज्वाइन? हेलो, हाँ हेलो। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग विश्वराज, बताइए। सर वो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मैं अभी गेट दे रहा हूँ, अभी गेट की तैयारी कर रहा हूँ ना, आगे बीटेक मैंने कर रखी है, अदर स्ट्रीम से कर रखी है, एरोनॉटिकल से। हम्म। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि मैं गेट स्टडी करूंगा, मैं डेटा साइंटिस्ट वो डेटा साइंस का कोर्स लेना चाहता हूँ, तो इसके हम्म। बाद स्कोप है एमटेक में, मतलब कि सही पैकेज वगैरह या कुछ? जी एक्चुअली गेट में मुझे लगता है स्ट्रीम नहीं देखते वो लोग, स्ट्रीम का बहुत वो नहीं है गेट में। मेनली मुझे लगता है कि अ, आपका बैकग्राउंड कुछ भी है, अगर आपने गेट क्वालिफाई कर लिया और आपको बस ये देखना है कि वो जी इंस्टीट्यूट की एलिजिबिलिटी क्या है, तो जी। इंस्टीट्यूट की जो एलिजिबिलिटी है उसको आप अगर सेटिस्फाई कर सकते हो तो आप एडमिशन ले सकते हो। कोई प्रॉब्लम जी नहीं जी। आएगी आपको, मुझे लगता है। तो स्कोप कैसा रहेगा सर एमटेक में? बीटेक में तो बहुत अच्छा स्कोप रहता है वो तो, आईआईटीज वगैरह में, तो एमटेक का कैसा रहता होगा? एमटेक का भी वैसे ही रहता है, इवन एमटेक का भी बेटर अपॉर्चुनिटी है देन बीटेक, जहाँ तक मैं देखूँ, क्योंकि एमटेक हालांकि हायर लेवल है वो है, हाँ तो एमटेक में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है देन एमएससी से, तो बेटर ही है। अगर कोई कंपनी एमएससी और एमटेक में प्रेफर करना हो, उसको चुनना हो, तो हमेशा वो एमटेक को जी चुनेगी। ठीक है ना, एमएससी और एमटेक में से चुनना हो तो वो हमेशा एमटेक जी कैंडिडेट जी। को प्रेफर करेगी, क्योंकि उसके पास एक एक तो पहली बात एमटेक की जो लेवल है वो एमएससी से ज़्यादा है, क्योंकि एमएससी के बाद कोई बच्चा एमटेक कर सकता है, बीटेक के बाद डायरेक्टली एमटेक कर सकता है कोई। लेकिन जी जी। एमटेक की लेवल ऑफ स्टडी या उसमें जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा होगा देन एमएससी पीपल। तो समटाइम्स पीपल आल्सो प्रेफर एमएससी आफ्टर, सॉरी एमटेक आफ्टर एमएससी, है ना। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो करते हैं एमटेक करते हैं बाद में एमएससी के बाद, या बीटेक वाले आप लोग हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज जी डेटा जी। साइंस के हैं, आप जैसे एक्सप्लोर कीजिए ऑनलाइन। जैसे मुझे पता है कि आईआईएससी बैंगलोर में है कंप्यूटेशनल डेटा साइंस डिपार्टमेंट, वहाँ एमटेक एंड हाँ पीएचडी सर। डेटा साइंस में होती है। आईआईटी हाँ गुवाहाटी है सर। जहाँ एमटेक इन डेटा साइंस है। आईआईटी आई थिंक हाँ मद्रास भी है, जो कराती हाँ है जहाँ सर। तक मतलब ऐसे बहुत सारी, खड़गपुर में खुद ही कंप्यूटर साइंस एंड डेटा प्रोसेसिंग में एमटेक है, जहाँ पे गेट आईआईटी मैच बॉम्बे में भी है शायद। बॉम्बे में है ना। मतलब ऑलमोस्ट हर आईआईटी में है, हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा नाम इधर उधर आगे पीछे है, बट हाँ, आपको दिल्ली में एडमिशन हो थोड़ा जाएगा। अलग कर रखा है। जी, दिल्ली जी। में कोई तो नाम एडमिशन, आर्टिफिशियल तो इंटेलिजेंस ये, में समथिंग रखा हुआ है ना दिल्ली में। हाँ हाँ सर। तो सर ये मतलब कि गेट में कम से कम 50 प्लस मार्क्स तो चाहिए होंगे फिर भी? नहीं एक्चुअली गेट स्टार्ट मेरे इस बार 53 मार्क्स थे, मैं गेट दिया था, मेरे थर्ड रैंक थे जी 50। सर। तो तो आईआईटी में जाने के लिए कितना कम से कम मिनिमम?
जो गेट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो एक्चुअली गेट स्टैट्स में 100 से कम ही बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं। इनका कट ऑफ फिक्स है 25 मार्क्स। तो हाँ सर। 1500 बच्चे एग्जाम देते हैं और उसमें से जी सर। 100 से मतलब 100 बच्चा क्रॉस भी नहीं करता है। मतलब कट ऑफ पार 100 बच्चे भी नहीं कर पाते। अगर आप क्वालिफाई करते हो आपका रैंक अंडर 100 होगा। जी। लेकिन जी उसमें क्या सर। है, स्कोर रिलेटिव होता है तो उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो अगर आपके रैंक मान जी। लो अंडर 50 है तो अराउंड आपके स्कोर 600 प्लस होंगे, या हाँ हाँ सर। 500 प्लस होगा, एटलीस्ट 500 प्लस तो होगा। तो हम्म। ये एक अच्छा स्कोर माना जाता है। आप कहीं भी, आप अभी भी वेबसाइट पे जाओ, आप पिछले साल का कट ऑफ चेक करो कि इस इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने के लिए कट ऑफ क्या थी या एडमिशन के लिए कट ऑफ क्या थी। कुछ इंस्टीट्यूट में एमटेक गेट के डायरेक्टली गेट पे बेस पे हो जाते थे, खड़गपुर में है या गुवाहाटी में है। हाँ तो ये सब डायरेक्टली गेट के रैंक पे ही एडमिशन मिलता है, कोई इंटरव्यू नहीं है इनका। कुछ इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू अलग से है, जैसे आईआईएससी बैंगलोर हो गया, तो उन सब में अलग से इंटरव्यू है उनका। तो आपको देखना है कहाँ क्या कट ऑफ रही है, आप ऑनलाइन जाके देखो आइडिया लग जाएगा। तो 500 600 प्लस स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन आप जितना अच्छा कर जी। सको, आपका रैंक अगर टॉप 10 में है तो आपका स्कोर 900 के आसपास होगा, बेटर जो कि है। बहुत अच्छा स्कोर होगा। ये चीज़ है। जी सर। तो सर एक और चीज़ था, जैसे कि बाय चांस गेट क्रैक कर लेते हैं तो मतलब पढ़ाई के लिए स्टाइफन वगैरह मिलता है ना उसमें। तो यस। आईआईटीज में क्या फिर भी फीस देनी पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह? हाँ देखिए, जो गेट के थ्रू आपको फेलोशिप मिलता है अभी तक आई थिंक 12,000 के अराउंड है। अब थोड़ा अगर फेलोशिप हाँ बढ़ा है तो हाँ पर हाँ। मंथ आपको 12,000 मिलता है फेलोशिप ड्यूरिंग एमटेक। तो जी आपको, सर। लेकिन जो सेमेस्टर फीस है वहाँ आपको देना पड़ेगा। सेमेस्टर फीस बहुत कम, ज़्यादा नहीं रहता है। मैं आईआईटी बॉम्बे में हाँ था किस वहाँ कहीं भी कहीं 40,000 है शायद, ऐसी कुछ है बॉम्बे का। सब मिला के, मतलब उसमें आई थिंक सब मिला के होगा 40,000, मुझे ऐसा लगता अच्छा, है। वो मतलब कि रूम रेंट वगैरह जो वो लोग देते हैं हाँ कॉलेज में। तो अराउंड एक सेमेस्टर का है, तो आपको एक सेमेस्टर में जी। अराउंड मान लीजिए 5 6 महीना मिलेगा। तो वही 80,000 के जी। अराउंड मिलेगा, 70 80, उसमें से 30 40 हज़ार आपके खर्च हो जाएंगे। और भी कुछ स्कीम्स रहती हैं, तो वो वहाँ देखना पड़ेगा। आप कुछ कैटेगरी में आते हो तो वहाँ कुछ फेलोशिप वेवर का स्कीम रहता है, तो जी स्कॉलरशिप का भी, सर। तो वो देखना पड़ेगा। तो सर मतलब कि एमटेक एक्स्ट्रा में जो पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे। हाँ एक्स्ट्रा पैसे आपके जेब से नहीं लगाने पड़ेंगे। जो फेलोशिप मिलेगा जी। उसी में आपकी एजुकेशन हो जाएगी, कुछ बच भी जाएगा। जी। और उसके बाद जी। कंपनी अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। कम से कम एमटेक आपने किया है तो कम से कम 15 20 लाख रुपए तो मिनिमम मिलेगा, क्योंकि एमटेक उस लेवल का आपने पढ़ाई की है, जी। आप में अंदर वो स्किल है, तो आपको मिनिमम 15 20 लाख का तो मिलेगा पैकेज, इस तरह से है। जी सर। ठीक है, तो आई थिंक हमने विश्वजीत का क्वेरी सॉल्व किया है, सॉरी विश्वराज का। तो नेक्स्ट जी है सर। हमारे पास, दीप ने चैट में मुझसे पूछा है कि सर एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस के लिए कौन सा बुक फॉलो करे, बेसिक अच्छा नहीं है। देखो स्टार्ट करना है तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, आई थिंक इंट्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बुक का नाम है, प्रसन्ना साहू ऑथर है। उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत बेसिक से पढ़ाया है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं। आप उसमें सॉल्व करो, उसमें पूरा डिटेल में बताया कि है ना, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से लेकर न्यूमैन पियर्सन लेमा, और आगे आगे भी डिस्कस किया है। यू स्टार्ट विद द प्रसन्ना साहू बुक। अगर आपको लेवल थोड़ा अच्छा हो जाए तो आप कैसेला बर्गर का बुक देख सकते हो, वहाँ थ्योरेटिकल है ना, विकर वैदगी में भी है तो हर बुक में। लेकिन आसान आप ढूंढ रहे हो तो आसान के लिए आप प्रसन्ना साहू का बुक देखो, गुप्ता कपूर वाली बुक देखो, उसमें मिल जाएगा। और ये बोल रहे हैं सर विच कोर्सेस इज बेटर, आईआईटी बॉम्बे ओआर और आईआईटी बॉम्बे एएसआई। देखो कोर्स तो दोनों अच्छा है, आईआईटी सबका अपना पॉजिटिव नेगेटिव है। मैं अपना ऑनेस्टली बताऊं, मैं 2019 में जब गया था तो मैं ओआर सोच के गया था कि मैं वहाँ पे ओआर में एडमिशन लूंगा। लेकिन मुझे एएसआई तब तक पता ही नहीं था। मतलब मैं एक्चुअली उस समय जैम स्टैट जैम मैं दोनों दे के गया था 2019 में, बॉम्बे में। 1921 एमएससी बॉम्बे से है, तो मैं ओआर सोच के ही गया था। लेकिन जब वहां पहुंचा तो मेरे कई सारे दोस्त जो ओआर में ऑलरेडी थे, तो अक्सर क्या लगता है लोगों को ना, अपनी सिचुएशन खराब लगती है, पड़ोसी की सिचुएशन बेटर लगती है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम एएसआई में एडमिशन लो, तो फिर मैं एएसआई में ले लिया। तो ओवरऑल बात क्या है कि प्लेसमेंट दोनों की अच्छी है। ओआर का फील्ड अलग हो गया, ऑपरेशन रिसर्च है उसका, तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन मशीन लर्निंग ये सब आएंगे। यहाँ क्या है, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस है, इसमें भी वो सब आएंगे। लेकिन आप उसके हिसाब से आप कोर्स, मुझे लगता है कोर्स स्ट्रक्चर आप कंपेयर कर लो, उससे आपको बेटर मिलेगा। बट आईआईटी बॉम्बे एएसआई और ओआर हालांकि है तो दोनों प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा ही है, लेकिन इंटरेस्ट की बात है, उसमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा यूज होगा, यहाँ स्टैटिस्टिक्स ज्यादा है। तो फील्ड का थोड़ा डिफरेंस, आपके फील्ड पे डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड हो। उधर मशीन लर्निंग इन सब फील्ड पे वो ज्यादा काम करते हैं ओआर में। अगर आपको जॉब ओरिएंटेड ही चाहिए तो ओआर मुझे लगता है बेटर है। अगर कभी आपको अगर सिर्फ जॉब ओरिएंटेड अच्छा जॉब में जाना है तो
अदरवाइज जैसे कभी आपको आईएएस की तैयारी करनी है, स्टैटिस्टिक्स फील्ड में रहना है, तो आप आईआईटी बॉम्बे एएसआई चूज करो, क्योंकि आप स्टैटिस्टिक्स में ही रहोगे, तो कोई स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड एग्जाम दोगे तो वहाँ क्या है, ऑप्टिमाइज आईआईटी बॉम्बे जो ओआर डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन रिसर्च, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ऑपरेशन रिसर्च, वहाँ आपको ऑप्टिमाइजेशन खूब पढ़ाएंगे वो, तो उसका एक अलग एडवांटेज है। यहाँ स्टैटिस्टिक्स खूब होगा, स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड फील्ड होगी, तो उस तरह से तो आपको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा, प्लेसमेंट दोनों जगह अच्छी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है, सर व्हाट आर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर क्लियरिंग गेट स्टैटिस्टिक्स अपार्ट फ्रॉम पीएचडी। देखो, गेट एग्जाम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है उसका 3 पर्पस है, एक है एमटेक में एडमिशन, दूसरा पीएचडी में एडमिशन, तीसरा जॉब्स जो प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पीएसयू सॉरी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। सो पीएसयू जो है, जैसे आपका ओएनजीसी है, क्रीस है, बहुत सारे इंडिया में ऐसे हैं जो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं इस तरह से, जो गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, लेकिन वो शायद पीपीपी फॉर्म पे होते हैं। तो उस तरह जो पीएसयूज हैं, वो पीएसयू डायरेक्टली गेट के रैंक पे हायर करती है, गेट के स्कोर पे हायर करती है। तो जैसे मैं भी बता ही रखा हूँ पहले कई वीडियो मैंने, कि मैं भी गेट 2022 के स्कोर पे, मुझे जो क्रीस है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम आई थिंक या सर्विस, तो जो क्रीस रेलवे का ब्रांच है जो ऑनलाइन काम देखता है इंडियन रेलवेज का, उसमें मुझे मिला था जॉब गेट 2022 के स्कोर पे। जो कंप्यूटर साइंस दिए थे उनको असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब मिला था, जो गेट स्टैटिस्टिक्स दिए थे उनको असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट का जॉब मिला था। तो मुझे असिस्टेंट डेटा एनालिस्ट का जॉब मिला जो मैं ज्वाइन नहीं किया। तो क्रीस में उसकी अच्छी सैलरी पैकेज 85,000 अराउंड, 80 to 90,000 पर मंथ की सैलरी वहाँ पे है, और बहुत अच्छा है ना। आप ज्वाइन जो कुछ नहीं कर रहा उसके लिए तो एक है ना 80-90 हज़ार रुपये आना महीने का, एक जो लोअर क्लास फैमिली से हम जैसे लोग, तो उनके लिए बड़ी बात है। सो फिर भी है ना, तो ये एक अपॉर्चुनिटी, और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। धीरे धीरे गेट चूंकि नया सब्जेक्ट है, तो उसके लिए नए अब धीरे धीरे एक्सपोजर खुल रहे हैं। तो आपके पास वही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज है, एमटेक में एडमिशन ले सकते हो आप डेटा साइंस में, या आप देख सकते हो वेबसाइट पे हर जगह आजकल गेट मैथमेटिक्स, गेट स्टैटिस्टिक्स स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्पेशली स्टैटिस्टिक्स वो फील्ड है जो डेटा साइंस में चाहिए ही चाहिए। तो हर जगह जहाँ भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग ये सब कोर्सेस हैं या उससे रिलेटेड एमटेक्स है, वहाँ एडमिशन एक्सेप्ट करेगा ही गेट स्टैटिस्टिक्स का स्कोर। तो ये हो गया आपके पास एमटेक एंड जॉब्स, ये अपॉर्चुनिटी अपार्ट फ्रॉम पीएचडी। नेक्स्ट जो पूछ हेलो रहे, सर। जी सर मैंने गेट का बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो जी आपने जैसे बताया कि आपका रेलवे में जॉब लगा था, तो यस। मतलब उसमें आपका कितना रैंक, मतलब ऐसा कोई होता है आपको इतना रैंक पे इतना रैंक तक करना है तो जॉब लगेगा इसमें? और ये जॉब का मतलब ये जो रिक्रूटमेंट होता है हर साल होता है क्या? हाँ एक्चुअली हर साल का तो नहीं पता मुझे, जो जो उनकी वैकेंसीज आई थी, तो वैकेंसीज में उन्होंने कहा जो गेट उस साल, हालांकि 6 वैकेंसी स्टैटिस्टिक्स की थी और 144 वैकेंसीज कंप्यूटर साइंस की थी, मतलब गेट कंप्यूटर साइंस के बेस पे वो 144 सीटें थी, और गेट स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ 6 सीट थी। तो आपको अप्लाई करना है, अब जितने लोग अप्लाई करेंगे उनमें से ही वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो मेरा रैंक गेट 2022 में 21 रैंक था मेरा, तो मेरा फर्स्ट लिस्ट में ही आ गया था। जैसे उसकी कई सारी लिस्ट आई थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिस्ट भी आई थी। तो इस तरह से जो लोग ज्वाइन नहीं किए तो उसके हिसाब से लिस्ट आ रही थी। तो उसमें डिपेंड करता है कि जो बच्चे अप्लाई किए उनमें से ही वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं गेट पे जॉब मिले, जो अप्लाई करेगा उनको मिलेगा। अब गेट मान लो आपका गेट फर्स्ट रैंक है, आपने अब जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगा फिर। हाँ ऐसा है। सो जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको जॉब मिलेगा, ऐसा है। तो वो डिपेंड करता है कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं और कितनी सीटें वैकेंसीज हैं, और हर साल का भी आइडिया नहीं है, इस साल भी आने वाला है जहाँ तक पता चला मुझे, जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनके थ्रू। सर और इसका अलावा रेलवे के छाड़ा अलावा मतलब जेट गेट क्लियर करके डेटा एनालिटिक्स का कुछ जॉब है क्या, मतलब जैसे आप सिर्फ रेलवे के बारे में बताया? हाँ क्योंकि रेलवे का मुझे आइडिया है इसीलिए, क्योंकि बाकी में भी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे इसरो, उसरो भी आजकल, अब इसरो, अब वैकेंसी इसरो में साइंटिस्ट के लिए अलग ही एलिजिबिलिटी उसका एमएससी है। एमएससी वाले बच्चे इसरो में साइंटिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी है तो भी कर सकते हैं। तो वहाँ भी गेट स्कोर मांगते हैं वो लोग, इसरो के वैकेंसी में गेट है, तो आपके पास एडवांटेज है एक। तो इसरो भी है और बाकी पीएसयू भी है, जो मैं एक्सप्लोर खुद नहीं किया हूँ, तभी देखना पड़ेगा और क्या क्या एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस के गेट हैं वो बहुत पहले से रहे हैं, गेट स्टैटिस्टिक्स न्यू है, 2019 में पहली बार कंडक्ट हुआ था। तो अब लोग यूज कर रहे हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ भी डेटा एनालिस्ट और इससे रिलेटेड पोस्टों का वहाँ एक्सेप्ट करेंगे। बट मुझे भी इसके लगता है और सर्च करना पड़ेगा उसके लिए कि कौन कौन सी कंपनीज एक्सेप्ट कर रही है। ओके सर, थैंक यू सर। हम्म। सर एक चीज पूछे, ये जी मतलब कि गेट के बाद जॉब करना बेटर है या फिर आगे स्टडी करना? देखो, अगर आपको जल्दी नहीं है तो थोड़ा स्टडी कर लो, फिर और बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा।
एमटेक करने के बाद आपको और बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आपको, तो वो है। अगर जल्दीबाजी है देन यू कैन चूज जॉब, ये है। अच्छा सर, एक और चीज पूछे बोलो बोलो। सर, जैसा कि गेट देने के बाद आईआईटीज में पहुंच जाते हैं, तो आईआईटी में जाने के बाद कुछ ऐसा भी शायद कंडीशंस वगैरह होते हैं कि मार्क्स कम आ गए या फिर इतने परसेंट से नीचे आ गए तो कॉलेज वाले बाहर भी कर सकते हैं? यस, वहाँ 5 CGPA उसका वो होता है कि मतलब एज 5 अ से कम आपके, 50% के अराउंड? हाँ 50% का राउंड, उससे कम मार्क्स आएंगे आपको तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो सेमेस्टर वाइज में देखा जाता है या फिर पूरा ईयर वाइज सर? कुमुलेटिव देखा जाता है, मतलब पहले सेमेस्टर में सिर्फ अच्छा पहले सेमेस्टर का देखेंगे, 2 सेमेस्टर हो गया उसका कुमुलेटिव एवरेज देखेंगे, इस तरह से। और अच्छा डिफरेंट इंस्टीट्यूट की पॉलिसीज होती हैं, तो पॉलिसीज आपको देखना पड़ेगा। जी सर। लेकिन ऐसा होता नहीं, आप क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करके पहुंचे हो तो आप फेल नहीं करोगे वहां पे, रेयरली होता है कभी ऐसा। जी सर। ओके, तो चैट कंटिन्यू करते हैं। तो चैट में जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो ये हो गया, हाँ थोड़ा फ्यूचर हो गया। IIT लखनऊ MSc डेटा साइंस एंड NIT त्रिची MSc कंप्यूटर साइंस, कौन सा कोर्स बेटर है? देखो ऑब्वियसली IIT टॉप इंस्टीट्यूट है, उससे लोअर लेवल का NIT है, उससे लोअर लेवल का IIIT है। तो पहले तुम इंस्टीट्यूट का प्रेफरेंस देखो, कोई इंस्टीट्यूट कोई अगर बहुत फेमस है या बहुत उसका रैंकिंग अच्छी है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर मेरिट्स हैं। तो NIT त्रिची में दोनों मेरिट है। पहली बात तो वो NIT है, तो IIIT से बेटर इंस्टीट्यूट है, एक वो हो गया। दूसरी बात कोर्स की बात कर दो तो IIIT लखनऊ में अभी स्टार्ट किया, आई थिंक MSc डेटा साइंस इस साल ही स्टार्ट किया है। और NIT त्रिची में MSc कंप्यूटर साइंस बहुत पहले से है। तो ऑलरेडी इसके पास एलुमनाई नेटवर्क है, या ऑलरेडी नाम है, ऑलरेडी कंपनीज आती रही हैं, रिक्रूट करती रही हैं, तो वो एक चेन बना हुआ है ना। जो नया जहाँ कोर्स स्टार्ट होता है, जैसे MSc डेटा साइंस CMI में भी है, लेकिन वहां भी यही प्रॉब्लम है कि 3 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था। आई थिंक मुझे लगता है 2019 में पहली बार स्टार्ट हुआ था CMI में MSc डेटा साइंस। तो CMI MSc डेटा साइंस, IIIT MSc डेटा साइंस, NIT त्रिची MSc कंप्यूटर साइंस। तो अगर मुझे तीनों में चुनना हो, सबसे पहले प्रेफरेंस होगा मेरा NIT त्रिची का MSc कंप्यूटर साइंस, नाम कंप्यूटर साइंस है, कोर्सेज डेटा साइंस वाले ही हैं। फिर आएगा CMI का MSc डेटा साइंस हो गया, फिर आएगा IIIT MSc डेटा साइंस। तो इंस्टीट्यूट CMI भाई काफी फेमस इंस्टीट्यूट है, हालांकि CMI का नाम मैथमेटिक्स में फेमस है, लेकिन उन्होंने डेटा साइंस का एक नया इनिशिएटिव लिया, डेटा साइंस में कोर्स स्टार्ट किया, तो वो भी अच्छा फील्ड है, वहाँ भी अच्छा प्लेसमेंट्स हैं। सो देखो तुम किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम लोगे तो मैं हर इंस्टीट्यूट में किसी न किसी को जानता हूँ, या तो मेरा दोस्त था, या मेरा क्लासमेट था, या मेरा स्टूडेंट था। चाहे CMI डेटा साइंस में हो, IIIT लखनऊ में भी मेरी एक फ्रेंड है जो PhD कर रही है वहाँ से। मतलब इस फील्ड में कहीं ना कहीं एक बार तुम कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में जाते हो, हर इंस्टीट्यूट के लोग मिल जाते हैं। तो अगर किसी को वैसे पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट के बारे में जानना हो तो मुझे व्हाट्सअप करना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा। तो हर इंस्टीट्यूट है, किसी न किसी को मैं जानता ही हूँ। तुम कोई IIT नाम ले लो, कोई NIT नाम ले लो, कोई ना कोई, या तो आप तो अपना स्टूडेंट ही है, 3-4 साल से जैम गेट पढ़ा रहा हूँ तो उसमें अपना स्टूडेंट ही है, नहीं तो ऐसे कोई जान पहचान के लोग भी हैं, तो मैं शेयर कर सकता हूँ। बट इसका आंसर ये है कि यू चूज NIT त्रिची ओवर IIIT लखनऊ। बायोस्टैटिस्टिक्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स में स्कोप क्या होगा सर? अरे इसमें बहुत स्कोप है एक्चुअली, जितने भी आजकल मेडिकल डेटा बहुत सारे अवेलेबल है ना, जो मेडिकल फील्ड है उसमें स्टैटिस्टिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उस कोई नई एक्सपेरिमेंट होते हैं, कोई नया इंस्ट्रूमेंट आता है मेडिकल फील्ड, पहले उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, तो वहाँ एक्सपेरिमेंट के लिए स्टैटिस्टिशियन चाहिए, वो डेटा कलेक्ट होते हैं। जैसे कोविड का भी जब वैक्सीन बना था तो वहाँ भी बहुत स्टैटिस्टिक्स लगा, भले आपको नहीं पता होगा। पहले उसको ट्रायल जब होते हैं, ट्रायल में वही डेटा एनालिसिस किया जाता है कि कितना सिग्निफिकेंट है, कि यार इफेक्ट क्या, ड्रॉबैक है क्या, पॉजिटिव है, इस तरह से। तो मेडिकल फील्ड में तो बहुत स्कोप है, ठीक है ना। सो अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हो तो बहुत स्कोप है, जॉब की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है जो स्टैटिस्टिशियन हायर करती है। एम्स दिल्ली में भी PhD स्टैटिस्टिक्स में होता है, आपको बता दें, हम वही वैकेंसी आई थी, क्योंकि एम्स वालों को भी रिक्वायरमेंट है जो मेडिकल डेटा है उस पर कोई काम करे। तो एम्स दिल्ली में बायोस्टैटिस्टिक्स में PhD होता है, वैकेंसी जाती है। इवन स्टैटिस्टिशियन हायर करते हैं जितने मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिक्स की बहुत रिक्वायरमेंट है, लोगों को पता नहीं होता है। तो आप मेडिकल जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी स्टैटिस्टिक्स वाले वैकेंसीज निकलती हैं जॉब की, स्पेशली बायोस्टैटिस्टिक्स की, बायो मैथमेटिक्स के लिए। सो ये रिक्वायरमेंट है, तो बहुत स्कोप है इसमें, जनरल है ना, प्योर मैथमेटिक्स करने से बेटर है यू कैन गो थ्रू दिस फील्ड। सो आई हैव एम सर जी। हाँ सर, फिर अभी मैं एक्चुअली थियोरेटिकल जो स्टैटिस्टिक्स होता है, मतलब अपना CUET थ्रू अगर कोई यूनिवर्सिटी लगती है या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी, वहां से अगर मैं MSc करूंगी तो आगे मुझे क्या करना पड़ेगा बायोस्टैट्स में जाने के लिए? आपके पास सेकेंड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में हर जगह इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, कहीं से भी MSc करो तो यू शुड चूज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ पे बायोस्टैटिस्टिक्स आगे कोर सब्जेक्ट भी होगा,
उसके बाद और भी कुछ सब्जेक्ट इससे रिलेटेड होंगे, आप वो चूज करो इलेक्टिव में। प्रोजेक्ट करो उसमें, जैसे प्रोजेक्ट का भी ऑप्शन रहता है सेकेंड ईयर में हर जगह। सो आप वैसे प्रोफेसर को चूज करो जो प्रोफेसर उस फील्ड में रिसर्च हो जिसका, जैसे बहुत सारा फैकल्टी प्रोफाइल पे जाओ, देखो बायोस्टैटिस्टिक्स में कौन काम कर रहा है, उनका रिसर्च पेपर्स देख सकते हो आप, उनका प्रोफाइल देख सकते हो। तो उनके अंडर आप प्रोजेक्ट करो, फिर वो और स्कोप बता देंगे। जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटी है बायोस्टैटिस्टिक्स के लिए, ठीक है ना। अभी भी मेरे पास आते रहे प्लेसमेंट के लिए, तो लोग कंपनीज ढूंढ रही होती है जिनको बायोस्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है। तो प्रोफेसर से ओके सर। प्रोजेक्ट करो उस फील्ड में, और प्रोजेक्ट करके। यस हाँ सर, थैंक सर, आईआईटी एग्जाम में मिनिमम कितनी रैंक आनी चाहिए? आईआईटी कानपुर एमएस स्टैट्स, एक्चुअली एमएस स्टैट्स तो आईएसआई में नाम है, जो आईआईटी दिल्ली, सॉरी आईआईटी बॉम्बे आईआईटी कानपुर में कोर्स है, एमएससी कोर्स है। तो एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी कानपुर में है, तो उसके लिए अभी भी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, जो एडमिशन लिस्ट आती है, 3 एडमिशन लिस्ट आ चुकी है जैम की, चौथे आने वाली है। तो उसमें आपको दिख जाएगा ओपनिंग रैंक क्या है, क्लोजिंग रैंक क्या है। तो जहां तक अब इसकी बात है, तो मतलब जनरल का इस बार अभी 80 रैंक तक गया है, 79-80 रैंक तक गया है। वो 100 तक जा सकती है। तो अंडर 100 अगर आप जनरल कैटेगरी को अंडर 100 रैंक है तो एनआईटी सॉरी आईआईटी कानपुर मिल सकता है आपको, जनरल कैटेगरी का, ठीक है। सर 65 तक गई है शायद अभी जनरल की। नहीं 79 वालों, अच्छा ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस हाँ वो हमारा स्टूडेंट मयूरेश था जिसका 79 रैंक था, तो उसको मिला यस है। सर। अच्छा उसको मिला है आईआईटी कानपुर। अच्छा हाँ वो ईडब्ल्यूएस था, मैं ईडब्ल्यूएस इंक्लूड कर दिया उसमें। तो सिर्फ अगर प्योर जनरल है तो कितना 65 रैंक ना रोहित? यस सर, 60 to 65 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस का 79 वालों को अभी मिला है, मयूरेश को। और हाँ जो एक 81 रैंक वाला शिवम था उसको आईआईटी बॉम्बे ओआर मिला है, वो ईडब्ल्यूएस है वो भी। तो ठीक है, मतलब यही अराउंड आपका टॉप 70 में रैंक है जनरल से, तो आपको कानपुर मिल सकता है। फिर बॉम्बे के लिए आई थिंक टॉप 40 में चाहिए, इस तरह से। वो आप आइडिया, क्योंकि मैं रफली बोल रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं देखा नहीं हूँ। आप क्या करो, अब ये तो मैं अभी सर्च करके बताऊँ आपको। तो यू जस्ट गो ऑन द वेबसाइट, आईआईटी एग्जाम 2022 की वेबसाइट पे जा सकते हो आप, आईआईटी एग्जाम 2023 की वेबसाइट पे जाओ, और उसपे जाके आप देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या रही, वहाँ दे रखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक ईच, जो भी एडमिशन लिस्ट है उसके हिसाब से। तो उसमें आप एक बार देख लेंगे, है ना। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे मैं बोलूँ तो उसके बाद और क्या वहाँ इंटरव्यू होता है जैम के बाद भी? नहीं, जैम के थ्रू जितनी आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, कहीं पे इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू कहाँ होता है? आइजर्स में। आइजर का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो इंडिया में 7 आइजर्स हैं, तो उसमें भी एडमिशन अब इन्होंने जैम के थ्रू शुरू किया है। आपको अलग से जाके अप्लाई करना पड़ेगा वेबसाइट पे। जो आईआईएससी है या आइजर्स है उनके वेबसाइट पे जाओ, जैम रिजल्ट आने के बाद आप अप्लाई करो उसमें, फिर उनके पास डेटा जाएगा, वो मेल करेंगे आपको। फिर कुछ जगह इंटरव्यू होता है, कुछ जगह नहीं होता है। जैसे आइजर भोपाल में बिना इंटरव्यू का एडमिशन मिला। हर्ष पारिक हमारा स्टूडेंट है जिसको अभी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए ऑफर लेटर आया था, वो जस्ट अप्लाई किया था, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। आइजर भोपाल में उसको एमएससी मैथ्स के लिए ऑफर आया। दूसरा, आइजर मोहाली इंटरव्यू लेती है, और आइजर्स हैं, आइजर तिरुवनंतपुरम है, डिफरेंट आइजर्स हैं, आप अप्लाई करो। तो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आइजर्स एंड आईएएससी, ये इंस्टीट्यूट है जो एग्जाम के थ्रू ले रहे हैं। आइजर्स और आईएएससी के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, या कुछ आइजर्स हैं जो इंटरव्यू नहीं ले रही हैं। तो ये है। बाकी सीयूईटी के थ्रू जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहाँ एडमिशन होंगे। ओके, तो कोई इंटरव्यू नहीं देना। बॉम्बे, कानपुर, त्रिची, आईआईटी तिरुपति, इन सब एडमिशन करने कोई इंटरव्यू नहीं देना। जैम के रैंक पे एडमिशन होगा काउंसलिंग के थ्रू, जितनी सीटें हैं और जितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब रैंक पे मिलेगा। ओके सर, एक बार आईआईटी बॉम्बे का फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप डिस्कस कर दीजिए, और स्कॉलरशिप का सबको मिलता है क्या? आईआईटी में फीस स्ट्रक्चर जो मैथ जिस टाइम था, तो पूरे पूरे सेमेस्टर में 40,000 के करीब खर्च होता था। 40-50 हज़ार मैक्सिमम लगा लो, उसमें रहना खाना पीना फीस सब मिला के। और मुझे हर महीने वहाँ 4,000 स्कॉलरशिप मिलती थी, एमसीएम मेरिट कम स्कॉलरशिप। तो मुझे मतलब 50,000 मुझे मिल जाता था साल में, हालांकि एक सेमेस्टर में वहाँ 50,000 फीस है। तो वो हो गया। प्लस तो जनरली एमसीएम जो अप्लाई करते हैं उनको मिलता है, वो क्या क्राइटेरिया मुझे इतना याद तो नहीं है, बट मुझे मिला था और बहुत सारे लोगों को मिला था। तो एक तो वो है 4,000 या 5,000 फेलोशिप देते हैं पर मंथ वो लोग एमएससी में, आईआईटी बॉम्बे में। ओआर में जाओगे तो 6,000 पर मंथ उनका ऑफिशियल है, सबको मिलेगा। तो आईआईटी बॉम्बे में एमएससी ऑपरेशन रिसर्च में हर बच्चे को 6,000 पर मंथ स्कॉलरशिप मिलेगी, वो फिक्स्ड है, सबको मिलेगी। एमएससी स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको वहाँ अलग से अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ पे आता है, मतलब मेल आता है, फिर आप अप्लाई करो उनके उस पर, फिर उसके थ्रू आपको मिलेगा। और सबको मुझे लगता है सबको नहीं मिलता है, कुछ क्राइटेरिया है वहाँ पे, वो मुझे श्योर नहीं हूँ भी क्या है।
बाकी जो SC ST कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए फीस माफ है पूरा, मतलब उनको मेस फीस नहीं लगता। जैसे हम लोग मेस फीस जैसे 20-22 हज़ार रुपये जो जनरल OBC वाले हैं उनको मेस फीस नहीं लगता। SC ST कैटेगरी के जो लोग हैं, IIT दिल्ली में भी था जब मैं था वहाँ पे, तब भी IIT बॉम्बे में भी था कि उनको मेस फीस नहीं देना है। बस उनका जो फीस है उसमें भी उनका जो हमें मिल रहा है वो तो स्कॉलरशिप उनको भी मिलता है, प्लस उनको एडिशनल भी मिलता है कुछ स्कॉलरशिप उसके अलावा, तो वो भी है। तो इस तरह से बहुत सारी जो, क्योंकि वो लोग प्रमोट कर रहे हैं कि जो SC ST कैटेगरी के लोग बहुत कम लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, इसलिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं उनको वहाँ पे, और जनरल वालों को थोड़े कम है और इस तरह से है। लेकिन MCA जनरल वालों को भी मिलता है। ठीक है सर, MSc स्टैटिस्टिक्स में क्या MSc में क्या KT अवॉइड करनी है तो कैसे, KT अवॉइड करनी है तो कैसे पढ़ाई करे? ये KT क्या है, फुल फॉर्म बताओ, समझ नहीं आया। बैकलॉग सर, मतलब फेल हो जाते हैं ना अच्छा अच्छा, ओके। कैसे। तो MSc स्टैटिस्टिक्स में बैकलॉग्स अवॉइड करने हैं तो कैसे पढ़ाई करें? कहाँ बैकलॉग लगता है, मतलब लगता है कुछ लोगों का, वैसे डिपेंड करता है। लेकिन कैसे पढ़ाई करोगे? देखो IITs में स्पेशली मैं पढ़ा हूँ तो क्या वहाँ होता है, वहाँ प्रोफेसर थ्योरी पढ़ाता है, उसके बाद वो आपको प्रॉब्लम सीट देता है, ट्यूटोरियल सीट जिसको बोलते हैं। वहाँ पे ट्यूटोरियल सीट आप सॉल्व करके जाओ, फिर उसके जो TAs होते हैं वो ट्यूटोरियल सीट सॉल्व कराते हैं, लेकिन बच्चा जनरली जाता नहीं है TA से पूछने। तो वैसा होता है, आप अगर जो बुक वो फॉलो कर रहे हैं उस बुक के एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर लो, और जो ट्यूटोरियल सीट उन्होंने दिया है अगर आप वो सॉल्व कर लेते हो फ्रेंड से मिलके, या आप टीचर से डाउट कभी भी पूछ सकते हो, मना नहीं करेंगे, कभी बच्चा पूछता ही नहीं है। जो उसके TAs होते हैं, टीचिंग असिस्टेंट, जो PhD स्कॉलर्स होते हैं, तो उनसे आप डाउट पूछ सकते हो, तो वो हेल्प करते हैं। अगर आप ट्यूटोरियल सीट अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो सारे क्वेश्चन, तो इतना ही काफ़ी है। अगर अगर जो टीचर पढ़ा रहा है उसको समझ गए आप, सिर्फ ट्यूटोरियल सीट आपने सॉल्व कर ली पूरी, तो काफ़ी, आप फेल तो नहीं होंगे, ये है हो जाए, क्योंकि वो इतना आसान भी नहीं होता, तो करना पड़ता है समझने के लिए। फिर बाकी जो बुक्स कोई जो फॉलो कर रहे हैं उस बुक का एग्जाम्पल एक्सरसाइज कीजिए, तो ये भी है है ना। तो ये है पास होने का तरीका वहाँ पे। लेकिन वो डिपेंड सर करता है। सर along with the MSc curriculum, how to हम्म। prepare for placements as well, or if any हाँ, other government exam if you're preparing for? यस, जैसे कई सारे लोग हैं जो करते हैं साथ में, जैसे आप सुजीत को जानते हो ऑलरेडी, वो हालांकि फुल फ्लेज तैयारी तो MSc के बाद शुरू किया, लेकिन वो थोड़े बहुत बीच में करता रहा। जो जैसे आपका जो सिलेबस है एंट्रेंस एग्जाम का जिसका आप तैयारी करना चाह रहे हो और MSc का, तो चीज़ें तो वही वहाँ पे कॉमन है, बस डिफरेंस ये है कि जो MSc में पढ़ाएंगे वो थ्योरेटिकल पढ़ाएंगे। वो प्रोफेसर क्लास में एक क्वेश्चन नहीं कराएगा, मतलब कोई टॉपिक पढ़ा रहा है अगर वो थ्योरी 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 कराता रहेगा, रेयरली कभी एक क्वेश्चन लिख देगा वो, मुश्किल से। अब फिर होता क्या है, जो आपके एग्जाम होंगे वो सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, फिर बच्चा सोचता है पढ़ा कुछ रहा है आ कुछ रहा है। ऐसा होता है IITs में अक्सर, क्योंकि वो थ्योरी सिर्फ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद से, डाउट है तो आप डिस्कस करो उनसे या TAs से, ऐसा है। बाकी एंट्रेंस क्या है, जो कॉमन सिलेबस आप अच्छे से वो कोर्स को पढ़ो, लेकिन एंट्रेंस का अप्रोच फिर से होता है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो उन्हीं थ्योरीज को आपको क्वेश्चन पे अप्लाई करना है, तो उसके लिए प्रीवियस पेपर साथ में आप सॉल्व करते रहो। अब मैनेज कैसे करना है, तो वो काफी टाइम रहता है IIT में। क्या क्लासेस होती हैं डेली 3-4 घंटे की क्लास होगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि 4 कोर्स होते हैं एक सेमेस्टर में, मान लो 5 कोर्स है, कानपुर में शायद ज़्यादा अभी कर दिया उन्होंने, 6 कोर्स है पहले सेमेस्टर में, 6 या 7। तो कितने भी कोर्सेस हैं तो एक एक सब्जेक्ट की क्लास एक वीक में IITs में मैक्सिमम होंगी आपकी 3 लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, और एक ट्यूटोरियल होगा। तो इस तरह से ज़्यादा नहीं होता है, 3 लेक्चर, वो भी एक लेक्चर 1 घंटे का होगा, 1 या 1.5 घंटे का। तो एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम क्लासेस होंगी 3 या 4 घंटे की एक सप्ताह में, एक सब्जेक्ट की। तो आपको अगर 5 सब्जेक्ट भी है तो 500 के 20 घंटे मैक्सिमम सप्ताह में क्लास होगी। अब 5 दिन में आप बांट लो, सैटरडे संडे IIT में छुट्टी रहता है, तो 5 दिन में आप बांट लो 20 घंटे को, तो एक दिन में कितने हो गए, 500 के 20 है ना, 4 घंटे क्लास है। वो भी फिक्स नहीं रहता लगातार, सुबह एक 8 बजे क्लास है, अगली क्लास 12 बजे है, अगली क्लास 3 बजे है, ऐसे रहता है प्रोफेसर के हिसाब से, ये शेड्यूल के हिसाब से, मतलब। तो क्योंकि कोर्सेज भी अलग अलग रहते हैं इलेक्टिव्स में, तो वो डिपेंड करता है, पूरे दिन में 3-4 घंटे क्लास रहती है। तो अगर सेल्फ स्टडी उस दौरान अगर 4 घंटे क्लास अटेंड कर रहे हो, आप 8 घंटे सेल्फ स्टडी भी कर लेते हो, तब भी आपके पास 3-4 घंटे बचेगा जहाँ एंट्रेंस, तो आप ऐसा कर सकते हो। 24 घंटे हैं, 8 घंटे सोने के बचे 16 घंटे, 16 घंटे में 4 घंटे क्लास अटेंड कर लिया, आपके पास 12 घंटे बचे। चलो 2 घंटे आप खराब भी कर लिए, 10 घंटे बचे, आप 5-5 घंटे बांट लो। 5 घंटे आप MSc के कोर्स करोगे, 5 घंटे आप एंट्रेंस की तैयारी करो, फिक्स कर लो। जैसे मेरा देखो अभी क्या है, मैं 6 से 12 भी डेली पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा PhD भी चल रहा है, तो मैंने कसम खा रखा है सुबह 9 से 6 PhD का काम करेंगे, 6 से 12 पढ़ाएंगे, चाहे उसमें काम हो या ना हो, लेकिन एक कंसिस्टेंटली आप लॉन्ग टर्म तक करोगे तो आप दोनों में अच्छा हो जाओगे। तो ये चीज़ है, तो आप वहाँ भी ऐसे डिसाइड कर लो कि ये टाइम मेरा एंट्रेंस का ही प्रिपरेशन में जाएगा और ये टाइम MSc में जाएगा, चाहे MSc खराब हो रहा हो तो होने दो,
एंट्रेंस का नहीं हो रहा, होने दो, ऐसा होगा नहीं, मैं बस बता रहा हूँ ताकि उससे मेंटली आप स्टेबल रहोगे। वरना क्या होगा, कभी एमएससी का ही पूरे 1 महीना से पढ़ते रह गए, फिर 1 महीना एंट्रेंस ही पढ़ते रह गए। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप कोई चीज़ कंसिस्टेंटली बहुत लंबे टाइम तक करते हैं तो उसमें आप दोनों में अच्छे हो जाओगे, जैसे मेरा भी है। तो उस तरह से है कि मैं पिछले 10 साल से मैं टीचिंग भी 3-4 घंटे डेली करता रहा हूँ, अपना कोर्स भी मेरा बीएससी एमएससी पीएचडी चलता रहा है। तो ऐसा है, तो वही है, मतलब आप टाइम डिवाइड कर लोगे, ठीक है। मेरे पास प्रेशर हालांकि आईआईटी में बहुत रहता है स्टडी का, क्योंकि क्वेश्चंस वो खुद करने होते हैं, टीचर को कराता नहीं है, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो क्वेश्चन पे फोकस वो लोग करते नहीं है टीचर्स, तो आपको खुद ही क्वेश्चन डिफरेंट लेवल के डिफरेंट टाइप करना है, और ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है क्या आएगा एग्जाम में। तो वहाँ भी दिक्कत ये होता है, आप पढ़ के कुछ जा रहे हो, वहाँ आ कुछ रहा है, लेवल एक बहुत ज़्यादा लेवल रहता है क्वेश्चन का। लेकिन वो आपका ही नहीं, सबका वो हाल होता है। तो एक वहाँ ग्रुप स्टडी बहुत हेल्प करता है कि आप 4-5 लोग मिलकर डिस्कस करो क्वेश्चंस को, तो उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। क्योंकि अकेला पढ़ने वाला आईआईटी में अक्सर वो आइसोलेट हो जाओगे तो वो बहुत नुकसान करता है। वो बच्चा फिर देखो वो आइसोलेट ही रहता है पूरे साल, फिर डिप्रेस्ड रहता है। तो आईआईटी का पॉलिसी होता है कि आप ग्रुप में स्टडी करो, 4-5 लोग मिलकर डिस्कस करो चीज़ों को, क्योंकि थ्योरी तो सब वही लिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व आपको करना है तो ग्रुप में थोड़ा डिस्कस करके चीज़ें आसान हो जाती हैं। बाकी मैनेज करना वही, आप टाइम फिक्स कर लोगे, 3-4 घंटे अगर आपको देना है तो एंट्रेंस को देंगे, 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी हो गया, 4-5 घंटे क्लास हो गई, 7-8 घंटे सोने हैं। तो इस तरह डिवाइड कर लो, एक डिवाइड कर लो कंसिस्टेंटली 2 साल अगर वही फॉलो कर रहे हो तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये है। एंड सर जैसे हम्म, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम होता है? हाँ होता है ना, करने वाले करते हैं ना। अब मैं बॉम्बे में जब था तो मैं तभी वहाँ ट्यूशन पढ़ाता था, मुंबई में था तभी मैं पवई में आईआईटी है, मैं मरीन लाइन पढ़ाने जाता था, मरीन ड्राइव पे 40 किलोमीटर दूर है। मैं बाइक था हालांकि मेरे पास, तो भी मैं 2 घंटे 1.5 घंटे ड्राइव करके जाता था 40 किलोमीटर, फिर पढ़ा के आता था। तो मेरी चलो स्टोरी अलग है, जो बाकी लोग बच गए जो हमारे साथ, और 32 लोग हमारे बैच में थे, तो जो बाकी 30-31 लोग बचे, तो वो क्या करते थे, हर रोज शाम को लोग घूम रहे हैं कैंपस में। आप आईआईटी बॉम्बे ग्राउंड में जाओ, सब लोग आपको रनिंग करते हुए नजर आएंगे, पूरा ग्राउंड भरा रहता है जो प्ले ग्राउंड है। तो वैसा भी रहता है, लोग वहाँ पे फैमिली फ्रेंड के लिए टाइम निकाल सकते हो, आप निकालते भी हैं लोग। क्योंकि मेरी थोड़ी एक्सपीरियंस अलग रहा है, बाकियों का थोड़ा एक्सपीरियंस अलग रहा है, तो कर सकते हैं आप। इतना भी नहीं रहता प्रेशर की, इतना टाइम नहीं मिलता है, बट हाँ थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप कुछ कर नहीं सकते, और लोग करते हैं ना। अच्छा 1 मिनट, ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो अभी खत्म होने वाली है, तो और क्वेरीज बचा है तो करते हैं, अदरवाइज ठीक है। जिनको और कुछ क्वेरी रह गया हो तो एक बार और ज्वाइन करो, अदरवाइज हम यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी और क्वेरीज हैं तो हम नेक्स्ट मीटिंग में सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करो, एंड देन विल डिस्कस, क्योंकि ये जूम पे 40 मिनट का लिमिट है, सब्सक्रिप्शन नहीं है मेरे पास। तो ठीक है ना, तो अभी जिनको और कुछ रह गया डिस्कस करने का, यू ज्वाइन अगेन।